सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिड टर्म एग्ज़ाम 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। सॉल्यूशन के साथ साथ दोस्तों हम इस क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालाइज करेंगे, यानी इस क्वेश्चन से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके फाइनल टर्म में सेम क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। कंप्लीट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हमने जितने भी आंसर बताया वो सारे एक सारे सटीक हैं और बिल्कुल 100% सही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देख लिया आप यहाँ पे। सबसे पहले मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9 और ये है आपका मॉर्निंग शिफ्ट। जी हाँ, मॉर्निंग शिफ्ट के बैच का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूछा कि भाई रबी की फसल कौन सी है। तो अगर हम रबी की फसल की बात करें तो इसमें से गेहूँ जो है क्या है, गेहूँ रबी की फसल है। ठीक है, तो गेहूँ यहाँ पर रबी की फसल बताई गई है। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, चावल ये सब क्या है, ये सब खरीफ की फसल है। जी हाँ, ज्वार, बाजरा और चावल जो क्या है, ये सब खरीफ ऋतु की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में चरवाहा जीवन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन है, चराई भूमि के बड़े क्षेत्रों को शिकार गाहों में बदल दिया गया। तो बिल्कुल चराई भूमि के बड़े क्षेत्रों को शिकार गाहों में बदल दिया गया था। पशुपालकों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तो पशुपालकों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि सेरगंटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 14,763 वर्ग किलोमीटर मसाई चराई भूमि पर बनाया गया था। तो जो सेरगंटी उद्यान है वो 14,763 जो वर्ग किलोमीटर मसाई भूमि पर नहीं बनाया गया था, वो बनाया गया था सवाना तंजानिया 1951 में स्थापित किया गया था। तो ये सवाना तंजानिया में, ठीक है, सवाना तंजानिया 1951 में इसको स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा 1 और 2, यानी ए इसका सही उत्तर है। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से जो है वो नहीं गुजरती है। तो इसका जो सही विकल्प है वो डी, उड़ीसा। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो नेल्सन मंडेला जो लिखित जो आत्मकथा का शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका शीर्षक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये इंग्लिश पढ़ने वाला है इसी प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है। तो निर्णय लेने में देरी, शासन का जवाबदेह स्वरूप, नागरिकों के सम्मान को बढ़ावा, निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो निर्णय लेने में देरी जो लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है, निर्णय लेने की देरी। ठीक है, इसके अलावा नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। तो नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ नेतृत्व किया था। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें सही विकल्प आपको बताना है। हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी दून के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना बिल्कुल जाना जाता है। अगला है आपका मिजो हिल्स और नागा हिल्स पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो मिजो हिल्स और जो नागा हिल्स हैं वो पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित नहीं, वो कहाँ स्थित है। तो मिजो हिल्स और नागा जो हिल्स है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, तो मिजो हिल्स और नागा हिल्स वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। जी हाँ, दक्षिण पूर्व में स्थित तो हैं, लेकिन पूर्वी घाट में स्थित, पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व नहीं, दक्षिण पूर्वी राज्यों में स्थित है। अगर बात करें तो मिजो हिल्स की, तो भाई मिजो हिल्स जो है ये दक्षिण पूर्व में मिजोरम की बात करते हैं। जी हाँ, मिजोरम। ठीक है, जो मिजो हिल्स है वो मिजोरम, और जो नागा हिल्स है दोस्तों, तो जो नागा हिल्स है भारत और म्यांमार को अलग करता है। यानी ये तीसरा जो कथन है वो बिल्कुल गलत है। माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये भी कथन गलत है। तो किसका केवल कथन सही है, केवल 1 और 2 कथन बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है ना। तो कथन 1 और 2 केवल सही है। इसका जो है 1 सेकंड, जो हाँ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते केवल 1 और 2 करेक्ट है। क्या, केवल 1 और 2 ओनली
इसमें 1 और 2 क्या करेक्ट है? 1 और 2 क्या है? करेक्ट है। अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? एज ए पेनिनसुला, यानी उसे प्रायद्वीप कहा जाएगा। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है, लोकतंत्र कहा जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हमारा जो है अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल से नदियों के तट ने बसने वालों को क्यों आकर्षित किया? तो जल एक बुनियादी प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल है। नदियाँ सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती, बिल्कुल ठीक है। नदियाँ नौ संचालन की सुविधा प्रदान करती, बिल्कुल ठीक है, यानी इसका जो सही उत्तर वो डी, यानी 11th का आएगा डी। इसी प्रकार से भारतीय संविधान को कब अंकित किया? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया था 26 जनवरी 1950। यहाँ 26 जनवरी 1950 को सी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 गैर आर्थिक क्रिया पूछेगी। यहाँ पे देखिए, तो गैर आर्थिक क्रिया की बात करें, परिवार के लिए खाना बनाना, यानी 1 का 4। प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि जो है मछली पकड़ना, द्वितीय क्षेत्र गतिविधि है कार बनाना, और तृतीय क्षेत्र गतिविधि है बैंकिंग। तो इस तरह से इसको आपको मिलान करना था, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पर इस तरह से है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी द्वारा बनाया गया भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भाई कावेरी नदी द्वारा भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा जलप्रपात बनाया गया है वह है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, शिव समुद्रम। जी हाँ, क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है शिव समुद्रम, यानी 14वें का बी इज द राइट आंसर। तो जो कावेरी नदी द्वारा जो शिव समुद्रम पर जलप्रपात बनाया गया भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये 98 मीटर है, 98 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। और अगर आप बात करें भाई, ये एशिया का प्रथम जल विद्युत ग्रह, यानी हाँ जो शिव समुद्रम ये एशिया का प्रथम जल विद्युत समुद्र ग्रह है। 1902 में इसकी स्थापना की थी, एशिया का पहला है। और भारत का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कुचिंकल, क्या है? सबसे बड़ा, अगर हम बात करें सबसे बड़ा जलप्रपात है कुचिंकल जलप्रपात, ठीक है। भारत का ये सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर है। कर्नाटक के कहाँ पर? कर्नाटक के शिमोगा जिले में, ठीक है, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है और वराही नदी पर, ठीक है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई लगभग जो है 455 मीटर ऊंचा है। ये कुचिंकल जलप्रपात, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कावेरी नदी पर जो बनाया गया जलप्रपात है भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये लगभग 98 मीटर ऊंचा है और ये एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ग्रह है। 1902 में इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रामीण जो एक स्थान से दूसरे, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन पशुपालक खानाबदोशों की सबसे सही व्याख्या करता है? तो पशुपालक खानाबदोशों की जो सबसे सही व्याख्या करता है वह है वे चरवाहे जो अपने मवेशियों के झुंड के लिए चारागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। सी इज द राइट आंसर। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन झीलों के संदर्भ में सही नहीं है? तो भाई इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है, झीलों के परिणाम स्वरूप बाढ़ नहीं आती है, जबकि बाढ़ को रोका जाता है। तो इसका जो सही आंसर वो सही नहीं, वो है बी, नदियों के प्रवाह को विनियमित करने में मदद कर, बिल्कुल सही है। जल विद्युत के विकास के लिए इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक सुंदरता को भी बढ़ाता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो कथन इसमें से गलत है, तो बी इज द इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार से 17 से 20 तक क्या कथन और कारण वाले क्वेश्चन दिए गए, तो वो भी देख लेते हैं कथन और कारण वाले क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो कथन और कारण से जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ देख सकते हैं कथन और कारण से जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि एक खेत मजदूर को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी नहीं मिलती। बी, कारण एक खेत मजदूरों के बीच काम के लिए भारी प्रतिस्पर्धा को देखकर कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार है। तो एक खेत मजदूर को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी नहीं मिलती, बिल्कुल ठीक है। एक खेत मजदूरों के बीच काम के लिए भारी प्रतिस्पर्धा को देखकर कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार रहता है, बिल्कुल तैयार रहता है। ए और दोनों बिल्कुल ठीक है। अगला टाइट चर द्वारा लगाया करता, तो भाई टाइट जो है बिल्कुल चर द्वारा लगाया जाने कर था, ये बिल्कुल एक कथन बिल्कुल सही, लेकिन कारण जो आर गलत है। ये कृषि उपज का 10% होता था, ना कि 20%। तो
आर बिल्कुल गलत है। इसी प्रकार से वर्ष 2002 में पाकिस्तान में एक जनमत संग्रह आयोजित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। वर्ष 2002 में पाकिस्तान में एक जनमत संग्रह आयोजित किया था। इसमें जनमत संग्रह के माध्यम से जनरल जो परवेज मुशर्रफ थे वो राष्ट्रपति के आगे बढ़ने वाले थे, और जनमत संग्रह के आधार पर परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति के रूप में 7 साल का विस्तार दिया गया। तो जनरल परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति के रूप में 7 साल का नहीं, केवल 5 साल का विस्तार दिया गया। कितने साल का? 5 साल का। ठीक है, तो अभिकथन ए सही है, कारण आर गलत है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, आर्थिक गतिविधियों को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। वो गतिविधि जिसके माध्यम से आय की प्राप्ति होती है उसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। ठीक है, गैर आर्थिक गतिविधि सिंपल है। नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों को उल्लेख कीजिए। तो नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी 2 कारण, आपको कोई भी 2 कारण लिख देने थे भाई। नदी प्रदूषण के लिए यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी बिना निष्कासित को सीधा समुद्र में मिला दिया जाता है, और घरों से निकलने वाला भी गंदा पानी। इस तरह से 18वीं शताब्दी में लुई 16 के राजद्रोह के समय फ्रांसीसी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति, तो जब लुई 16 फ्रांसीसी साम्राज्य पर गद्दी पर बैठता है तो भाई जो फ्रांसीसी समाज तो पहले कर्ज में डूबा हुआ था, और लुई 16 के बाद और कर्ज में डूबता चला जाता था, क्योंकि उसके पास पहले ही लिबरे मुद्रा बहुत सारे पैसे की कर्ज था। रंग भेद से क्या तात्पर्य आपको लिखना था? रंग भेद का मतलब होता है जब रंग के आधार पर सरकार द्वारा भेद किया तो रंग भेद के नाम से जानते हैं, गोरे और काले के भेद के आधार पर। अफ्रीका में कृषि की आधुनिक तकनीकों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भाई कृषि की आधुनिक तकनीकों का पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, जैसे अधिक से अधिक आप उर्वरकों का इस्तेमाल जो है उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अधिक से अधिक जो नई तकनीकी का इस्तेमाल किया है, जिससे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षा स्वास्थ्य में निवेश, मानव संसाधन के विकास की आवश्यक, बिल्कुल आवश्यक है। ये सभी चीज़ें हमने पहले से कवर कर रखी हैं, हमने पहले करवा दिया है सारी चीज़ें। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि भाई सहायक नदियों और वितरक के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। औपनिवेशिक सरकार द्वारा पशुपालकों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, बिल्कुल लगाए गए थे। लोकतंत्र के 3 अवगुण बताइए भाई। लोकतंत्र के 3 अवगुण अगर हम बात करें तो सबसे पहला अवगुण है लोकतंत्र का, वह है निर्णय में देरी लेना, दूसरा खर्चीली प्रणाली, और तीसरा है ये इसमें जो है केवल वही लोग पार्टिसिपेट कर पाते। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें सरकार क्या होती है? अस्थायी होती है, क्योंकि कभी भी सरकार को गिराया जा सकता है। इसके अलावा अवगुण हो गए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। उपयुक्त उदाहरणों सहित इसका आपको उत्तर लिखना था। ठीक है, इसी प्रकार से पालमपुर के लोग किस तरह की गैर कृषि गतिविधियों में लगे हुए, सारा मैंने पहले करवा रखा था सारी चीज़ें। हरित क्रांति ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, कथन की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में चलाई गई एक ऐसी क्रांति जिसके माध्यम से भारत में खाद्यान्न फसलों को बढ़ाया गया था, गेहूं और चावल उत्पादन में बढ़ाया गया। तो उसके बाद बहुत सारे इसके विकास भी हुए, इसके बहुत हानियाँ भी हुई थी, उनको सभी को आपको लिखना है। फ्रांसीसी क्रांति ने से निकलने विचारों ने संसार को प्रभावित किया, बिल्कुल किया है। फ्रांसीसी क्रांति से अगर हम बात करें भारतीय संविधान में जो 3 महत्वपूर्ण तत्व लिए गए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, इस विचारधारा ने पूरे समाज पूरे विश्व को प्रभावित किया है, इसको कंप्लीट लिखना था। इसी प्रकार से फ्रांस में 1791 के संविधान की 5 विशेषताओं को लिखनी थी भाई। जो 1791 में फ्रांस में संविधान बनाया गया उसमें महिलाओं को जो है क्या माना गया था? निष्क्रिय नागरिक माना गया। वोट देने का अधिकार केवल उन्हें दिया गया जो 25 साल के अधिक से युवा थे, और कम से कम 3 महीने की सैलरी के आधार पर 3 महीने के कुल महीने के 3 जो दिन है होते उस सैलरी आधार पर वो कर चुकाते हों। इस तरह से आपको लिखना था। तो ये सारी चीज़ें जो है सिंपल तरीके से आपको हमने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में सब कुछ करवा रखा, टोटल करवा रखा था। ठीक है, इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? अनुच्छेद आधारित क्वेश्चन है। आपके इसको अनुच्छेद के जो है स्टडी केस है, तो आपको इसको पढ़ना था, इसके बाद इसका उत्तर आपको देना था। ठीक है, इसी प्रकार से बात करें ये भी पशुपालकों पर, ये सारी चीज़ें हैं अनुच्छेद आधारित है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान बनाने लगभग कितना समय लगा? 2 साल 11 मिनट 18 दिन। भारत के संविधान के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स किस प्रकार हमारी सहायता करता है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दास अगला जो मैप से संबंधित क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैप से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बता दूं भाई। यहाँ पर पहला यानी ए में आपको क्या भरना था? तो ए वाले मैप में आपको बताए थे, तो ए वाले मैप को आपको फिल करना था। तो यहाँ पर आएगा आपका नॉन्टेस। जी हाँ, नैंटेस। यहाँ पे आपको क्या बना था? ठीक है, और यहाँ पर बोर्दे।
ठीक है, 2 बहुत बड़े बंदरगाह थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ मैप यहाँ पर मैप की, तो सबसे पहले वुलर झील कहाँ है? कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अनाईमुड़ी केरल, ठीक है, आपको मैप में महाराष्ट्र और बिहार को दर्शाना था। तो ये आपके कंप्लीट मॉर्निंग शिफ्ट का सोल्यूशन है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।